नमस्कार, मैं हूं साइलो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। ये दिन था 10 नवंबर 2022 का। मछुआरों का एक समूह पेरू के लीमा क्षेत्र के हुआचो शहर के बंदरगाह पर काम पर था। अपनी दिनचर्या के बीच वो पास में पक्षियों के जमावड़े की ओर आकर्षित हुए। वो लोग उस जगह जाकर देखते हैं कि आखिर पक्षियों ने इतना बड़ा झुंड क्यों बनाया हुआ है, और पास जाकर वो जो देखते हैं उसे देखकर वहां खड़े सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। उनकी नजर वहां पड़ी एक चीज पर पड़ती है जो रेत में धसी हुई थी। वो किसी की कटी हुई उंगली थी जिस पर एक चांदी का अंगूठी भी लगा हुआ था। लेकिन ये परेशान करने वाला खोज वहीं नहीं रुकता। आसपास और भी शरीर के कटे हुए अंग बिखरे पड़े हुए मिले, जिनके आंतरिक अंगों को निकाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी शातिर सर्जन द्वारा पूरे प्लान के साथ किया गया हो। पेरू में इस भयानक खोज से मानव अंगों की तस्करी के गहरे राज का पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि लोग इस भयानक मांग को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ब्लैंका एक ऐसी महिला जो प्यार की तलाश में डिजिटल दुनिया में चली गई, और उसने खुद को असल जीवन के नाइटमेयर में फंसा हुआ पाया। ये कहानी बेचैन करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर साझा करें। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैंका अरेलानो गुतरेज एक 51 ईयर्स की सिंगल महिला थी जो मैक्सिको सिटी में रहती थी। वो उनके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा थी, और उनकी भतीजी कार्ला अरेलानो के साथ उनका बेहद करीबी रिश्ता था। दोनों में ऐसा अटूट और गहरा फ्रेंडशिप था जो सिर्फ फैमिली रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग था। वो हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते थे और अपने लाइफ की सारी बातें शेयर करते थे। हालांकि ब्लैंका के जीवन के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके फेसबुक अकाउंट से उसकी हॉबीज की झलक मिलती है। उसके पास लॉ की डिग्री थी, और उसकी प्रोफाइल से ये पता चलता है कि उसने टूरिज्म की भी पढ़ाई की थी। साइकिलिंग और एक्सरसाइज करना उसके शौक में शामिल था, लेकिन यह ऑनलाइन गेमिंग ही था जिसने उसका सोशल अटेंशन सच में अपनी ओर खींचा। जब 2020 की कोविड पैंडेमिक की शुरुआत हुई तो हम सभी की तरह ब्लैंका ने भी खुद को अपने घर की सीमा के भीतर अकेले पाया। वो अकेली रहती थी, और कोविड लॉकडाउन के दौरान यह अकेलापन और गहराता चला गया। उसी अकेलेपन को भरने के लिए और खुद को कम्युनिटी के साथ जुड़े रखने की तलाश में उसने फोर्टनाइट गेम खेलना शुरू किया। एक ऐसा खेल जो न केवल पॉपुलर था, बल्कि लॉकडाउन के दौरान इसमें लोगों की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यह एक डिजिटल दुनिया थी जिसमें ब्लैंका भी जुड़ चुकी थी और नए लोगों को अपने जीवन में शामिल किया था। वो इस बात से अनजान थी कि यह चॉइस उसे किन अनदेखी खतरों में ले जा सकता है। फोर्टनाइट की दुनिया में ब्लैंका की एंट्री ने उसे 37 ईयर्स के पेरू के रहने वाले वान पाब्लो विलाफोर्ट पिंटो से मिलाया। खेल के नॉर्मल चैटिंग के रूप में जो शुरू हुआ, वो जल्द ही एक गहरे संबंध में विकसित हो रहा था। गेम प्ले के दौरान दोनों धीरे धीरे कैजुअल कन्वर्सेशन से पर्सनल बातें करने लगे। उन्होंने अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर किया और डिस्कॉर्ड और फेसबुक पर रोजाना बात करने लगे। सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई। वान पाब्लो एक फेसबुक पेज मैनेज करता था जिसका नाम वान विलाफोर्ट मैड था, जहां उसने खुद को एक मॉडर्न विंटेज गेमर के रूप में बताया था। इस फेसबुक पेज के नाम से अट्रैक्ट होकर ब्लैंका उसके ऑनलाइन कम्युनिटी का एक एक्टिव मेंबर बन गई। ब्लैंका भी वागोस रेट्रो नाम के एक फेसबुक पेज की एडमिन थी। यह एक रेट्रो गेम्स वाला पेज था जिसमें वान पाब्लो अपने ऑनलाइन नाम से शामिल था। उन दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप के सबूत पब्लिकली मौजूद हैं। वान पाब्लो ने 6 फरवरी 2021 को अपने फेसबुक पेज पर ब्लैंका का 50वां जन्मदिन मनाने के लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो के साथ उसने मैसेज में ब्लैंका को प्यार से ब्लैंक्विता कहकर एड्रेस किया। उन दोनों के बीच की प्यार भरी इंटरेक्शंस उनके पेज पर देखी जा सकती है। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी बातचीत से एक उभरते रिश्ते का पता चलता है। हालांकि ये किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये रिश्ता आगे जाकर कितना भयानक मोड़ लेने वाला है। ब्लैंका और वान पाब्लो का रिलेशन जल्द ही एक वर्चुअल रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल गया। ब्लैंका ने अपनी भतीजी कार्ला को बताया
कि वो वान से कितना प्यार करती थी और उसकी इच्छा न केवल इमोशनल रूप से उसके साथ रहने की थी बल्कि शारीरिक रूप से एक साथ मेक्सिको सिटी में रहने की भी थी, जबकि वान पेरू में रहता था। वो किसी भी हालत में वान के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। उन 2 सालों में उनके बीच जो इमोशनल अटैचमेंट बना वो उसे खत्म करना नहीं चाहते थे। जनवरी 2022 में दोनों ने यह फैसला किया कि वान ब्लैंका के शहर मैक्सिको विजिट करेगा, लेकिन उनका यह प्लान कुछ कारणों से फेल हो गया। महीनों बाद प्यार में पूरी तरह डूबे ब्लैंका ने यह फैसला किया कि वो खुद अब वान को मिलने पेरू जाएगी, लेकिन उसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था। पैसे की तंगी तो थी, पर उसके जज्बात और उन दोनों के प्यार ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया और वो वान से मिलने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार थी। पेरू जाने के लिए उसने लगभग अपनी सारी संपत्ति बेच दी, जिसमें उसकी कार भी शामिल थी जो उसके काम का अभिन्न अंग था। उसकी फेवरेट साइकिल और उसके साथ कई और चीजें भी उसने पेरू जाने के लिए बेच दिया। 22 जुलाई 2022 को अपने जीवन का सारा सामान बेचने से मिले पैसों की मदद से ब्लैंका पेरू की अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वो खुश थी, वो अपने सालों के प्यार से मिलने जा रही थी। उसे इस बात का कुछ अफसोस नहीं था कि उस आदमी के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने इस डिसीजन के गंभीर जोखिमों से बेपरवाह ब्लैंका ट्यूसडे 28 जुलाई की सुबह करीब 3 बजे पेरू की राजधानी में जॉर्ज जावेज हवाई अड्डे पर उतरे। वान ब्लैंका को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचा और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। आने वाले कई दिनों में वान पाब्लो ने ब्लैंका का खूब ख्याल रखा और उसे वहां के अलग अलग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और एक्सोटिक लोकेशंस पर ले गया। इन सब के दौरान ब्लैंका ने अपनी भतीजी कार्ला के साथ नियमित कांटेक्ट बनाए रखा और उसे अपने दिनों के बारे में विस्तार से शेयर किया। सब कुछ रोमांटिक और सुहावना लग रहा था। उसने वान की काफी तारीफें की और कहा कि वो उससे मिलकर बहुत खुश है। ब्लैंका ने अपने भतीजी को बताया कि वान ने उसके सपनों को सच कर दिया है। उसमें वो सब कुछ है जो वो अपने हस्बैंड में एक्सपेक्ट करती थी। वान उसे अक्सर गिफ्ट देता था और अपने प्यार का इजहार करता था। वो उसे कई रोमांटिक लोकेशंस पे ले जाया करता था। ब्लैंका को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे उसका देखा सपना यूं पूरा हो गया और उसे वान जैसा एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया जो उसका इतना ख्याल रखता था। ब्लैंका अब भी ऑनलाइन लाइव वीडियो गेम स्ट्रीमिंग कर रही थी। उसका लेटेस्ट पोस्ट किया गया वीडियो 6 नवंबर का था। ब्लैंका के पेरू जाने की शुरुआती खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही और काफी अजीबोगरीब घटनाओं से भरी हुई थी जिन्होंने उसके परिवार को हैरान कर दिया था। ब्लैंका ने वान के पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहने के दौरान उसके संपर्क में रहने के लिए पेरू का एक मोबाइल फोन खरीदने का जिक्र अपने परिवार से किया था, लेकिन यह बात अजीब थी कि उसने अपने उस नंबर को किसी रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं किया। ये बात है मंडे 7 नवंबर की। उस दिन एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी थी। ब्लैंका का कोई कॉल नहीं आया और ना ही कोई मैसेज। वो उस दिन अपने सारे सोशल नेटवर्क अकाउंट से भी मिसिंग थी। उसके परिवार वालों को यह अच्छी तरह पता था कि ब्लैंका हमेशा अपने फोन के साथ रहती थी और उसका यूं खामोश हो जाना एक सोचने वाली बात थी जिसने खतरे की घंटी बजा दी थी। उसके परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसके परिवार ने बातचीत करने की कोशिश की। उसकी भतीजी कार्ला ने फेसबुक पर वान को एक मैसेज भेजा। अपनी चाची के अचानक ऐसे गायब होने के बारे में उससे जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें जो जवाब मिला वो वैसा नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वान के रिस्पॉन्स ने परिवार की चिंताओं को और गहरा कर दिया। उसने दावा किया कि कई दिनों से उसकी ब्लैंका से कोई मुलाकात नहीं हुई है। वान बताता है कि ब्लैंका उससे बोर हो गई थी और इसीलिए उसने उसे छोड़कर वापस मैक्सिको जाने का फैसला कर लिया और एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने के लिए लीमा की ओर निकल गई थी। वान ने आगे बताया कि शायद ब्लैंका के फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिस वजह से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जहां उसके शब्दों में दुख और चिंता झलक रही थी, वहीं उसकी बातों ने एक शक का बीज भी बो दिया था। उसकी कहानी पूरी तरह से ब्लैंका के शेयर किए गए बातों से मेल नहीं खा रहे थे, क्योंकि ब्लैंका के अनुसार वो दोनों बहुत खुश थे और वो वान के साथ बिताए अपने हर एक पल के बारे में कार्ला को शेयर करती थी। कार्ला और परिवार वालों को वान की बातों से कुछ आराम नहीं मिला, बल्कि उनके सामने अब और सवाल खड़े हो गए थे।
ब्लैंका की खामोशी के हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। कार्ला ने अपनी बढ़ती चिंताओं को पब्लिकली शेयर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और अपनी लापता चाची की तलाश शुरू की। उसने न केवल मदद के लिए एक मैसेज पोस्ट किया, बल्कि वॉन के साथ रहने के लिए ब्लैंका के पेरू जाने की कहानी को भी मेंशन किया, जिसका मतलब था कि वो आखिरी व्यक्ति था जिसने उसे देखा था। यह एक तरह से इनडायरेक्ट आरोप भी था, जो वॉन की ओर इशारा करता था कि वो जितना बता रहा था उससे ज्यादा वो जानता है। कार्ला के सोशल मीडिया प्ली ने काफी लोगों को आकर्षित किया और बड़ी तेजी से फैल गया। ऑनलाइन आक्रोश और सपोर्ट से इंस्पायर्ड होकर ब्लैंका के परिवार ने आधिकारिक तौर पर एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पेरू पुलिस के पास कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। और क्योंकि ब्लैंका एक 51 इयर्स की औरत थी जो अपनी मर्जी से पेरू आई थी, पुलिस के लिए यह भी साबित करना बहुत मुश्किल था कि कोई अपराध हुआ था। उसने स्वेच्छा से पेरू की यात्रा की थी और इस केस में किसी दबाव या बेईमानी के साइन नहीं मिले थे। अधिकारियों के पास तत्काल कार्रवाई के लिए सीमित रास्ते थे। हालांकि इस जांच में 2 दिन बाद ही अचानक और नाटकीय मोड़ आ गया, जिससे घटनाओं की दिशा इस तरह बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 10 नवंबर को ब्लैंका की आधिकारिक खोज के ठीक 3 दिन बाद स्थानीय अधिकारियों को एक बेहद परेशान करने वाला कॉल आता है, जो इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल देगा। हाउचो समुद्र तट के किनारे मछुआरों को एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। मानव अवशेष रेत में बिखरे हुए थे, जिनकी शुरुआत एक कटी हुई उंगली से हुई थी और उसके बाद एक हाथ और एक सिर के अवशेष मिले थे। गिद्धों और चीलों ने पहले ही वहां अपना दावत शुरू कर दिया था। अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया की। पुलिस ने इस क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने उनकी सावधानी पूर्वक जांच की। अवशेषों की स्थिति से यह पता चल रहा था कि उन्हें जानबूझकर इस हालत में छोड़ा गया है ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। चेहरे और फिंगर टिप्स को बड़ी कुशलता से काटा गया था। यह एक भयानक कत्ल और उसके बाद किया गया खौफनाक खेल था, जिसे सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा और लाश की शिनाख्त भी नहीं हो पाई। इसके बावजूद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने 3 प्रमुख चीजों का पता लगा लिया। सबसे पहले अवशेष एक महिला के थे जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास होगी। दूसरा, उसकी उंगलियों के निशान पेरू की नेशनल रजिस्ट्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन के रिकॉर्ड में नहीं था, जो दर्शाता है कि वो शायद एक विदेशी नागरिक थी। हालांकि मौके पर अवशेषों की पॉजिटिव रूप से पहचान नहीं की जा सकी, लेकिन सबूतों ने इन्वेस्टिगेटर्स और कई लोगों के मन में यह सवाल खड़ा किया कि क्या यह अवशेष ब्लैंका के हो सकते हैं। क्या उसके प्यार का सफर इस भयानक तरीके से खत्म हुआ था, और यदि हाँ, तो इस भयानक परिणाम में वॉन की क्या भूमिका थी। तीसरी प्रमुख खोज, जो कि एक कटी हुई उंगली पर चांदी की अंगूठी थी, इसने तुरंत इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान आकर्षित किया। यह डिटेल ब्लैंका के मिसिंग रिपोर्ट के मामले से मेल खाता था। उसके परिवार ने, जो पहले से ही काफी तकलीफ में थे, ये कंफर्म करने के लिए पुलिस को ब्लैंका के कुछ फोटो भेजे। तस्वीरों में दिख रही अंगूठी उंगली में मौजूद अंगूठी से मैच कर रही थी। हालांकि इस बात का पता चलने से ब्लैंका के रिश्तेदारों में दुख की लहर दौड़ गई, लेकिन ऑफिशियल पहचान के लिए अभी भी डीएनए विश्लेषण का इंतजार था। 16 नवंबर को ब्लैंका का परिवार डीएनए टेस्ट में सहायता के लिए उदास मन से लीमा की ओर निकल पड़ा। और इसी बीच ये सवाल सबको खाए जा रहा था कि ब्लैंका के इतने भयानक कत्ल के पीछे किसका हाथ है और इसे कैसे अंजाम दिया गया था। यह माना जा रहा था कि हत्या कहीं और हुई और शरीर के टुकड़ों को बाद में समुद्र तट पर फेंक दिया गया। फिर सामने आया एक और चौंकाने वाला खुलासा। 11 नवंबर को ट्रालियोस बीच पर नदी के सूखे मुहाने पर पुलिस को एक कटा हुआ सिर मिला, जिसके शरीर के बाकी अंग कुछ दिन पहले ही मिले थे। आश्चर्यजनक रूप से सभी आंतरिक अंगों को सर्जिकली बड़ी सफाई से निकाल दिया गया था। यह एक प्रोफेशनल तरीके से किया गया साफ सुथरा काम था, और जिस व्यक्ति ने भी इस काम को अंजाम दिया वो जरूर मेडिकल सर्जरी जानता होगा। और एक आदमी जिसकी ओर पुलिस की शक की सुई मुड़ी, वो था वॉन, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इन सभी घटनाक्रमों के चलते इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और अपने काम में तेजी लाई।
12 नवंबर तक पब्लिक और ऑनलाइन कम्युनिटीज वान के खिलाफ बातें करने लगे, जिसका मुख्य कारण कार्ला का ट्वीट था। उसने न केवल लोगों से अपनी लापता चाची को ढूंढने में मदद करने की अपील की, बल्कि उसने स्पष्ट रूप से वान को पेरू में ब्लैंका को देखने वाले अंतिम व्यक्ति के रूप में बताया था। जनता की नजर में अब वान एक सस्पेक्ट बन गया था। जुआन पाब्लो ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर इन आरोपों से बचने का पूरा कोशिश किया। उसने कहा कि ब्लैंका का पेरू में कोई ठिकाना नहीं था और वही वान से रहने के लिए जगह और पैसे मांगती थी। वान खुद को एक दयालु व्यक्ति जताते हुए बताता है कि उसने सिर्फ ब्लैंका की मदद की थी और उन दोनों में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था। उसने ब्लैंका की बातों को झूठ बताया और कहा कि वो मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं है और काल्पनिक कहानियां बनाकर अपने फैमिली वालों को बताती थी। हालांकि कार्ला ने इन दावों को तुरंत खारिज कर दिया। शब्दों की एक ऑनलाइन लड़ाई शुरू हो गई। कार्ला ने अपनी ओर से अपनी चाची का बचाव किया, जबकि जुआन पाब्लो ने खुद को किसी भी जिम्मेदारी से अलग करने के लिए हर हथकंडे अपनाए। बढ़ते तनाव और जुआन के अनकोऑपरेटिव व्यवहार को भांपते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जांच तेजी से आगे बढ़ा। 13 नवंबर को उन्होंने हाचो की यात्रा करके जांच में तेजी लाने की योजना की घोषणा की। यहां वे और अधिक जानकारी जुटाएंगे और ऑफिशियल तरीके से जुआन पाब्लो को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। 14 नवंबर को जुआन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। उसका बर्ताव अब भी वही था और उसने चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेटर्स के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने दावा किया कि ब्लैंका के साथ उसका कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। जुआन और ब्लैंका जहां रहते थे, उसके आसपास रहने वाले अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई। उसके घर के मकान मालिक ने कंफर्म किया कि वो और ब्लैंका कई महीनों से रोमांटिक रिलेशन में थे। इस दावे का सपोर्ट अन्य पड़ोसियों ने भी किया। इसके अलावा उसी इमारत की एक महिला ने खुलासा किया कि ब्लैंका के लापता होने से कुछ ही दिन पहले ही जुआन ने दुकान से बड़े काले बीन बैग खरीदे थे, जिससे यह शक हुआ कि जुआन ने उस बीन बैग का इस्तेमाल कत्ल के बाद शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने में किया होगा। इन्वेस्टिगेटर्स जुआन की अनकोऑपरेटिव बर्ताव से परेशान और निराश हो गए थे, लेकिन फिर भी वो केस पर पूरे जोश के साथ बने रहे और जुआन के घर की तलाशी लेने का फैसला किया, उसी घर को जिसमें ब्लैंका ने उसके साथ कुछ समय बिताए थे। 15 नवंबर को अधिकारियों ने जुआन के अपार्टमेंट की अच्छी तरह से तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें एक मैक्सिकन झंडा, महिलाओं के कपड़े, सूटकेस और बालों के टुकड़े मिले और जिस चीज ने उनका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था उसके अपार्टमेंट के कई जगहों पर खून के निशान का मिलना। इसके बाद उस घर के अंदर के भयानक तस्वीरें मीडिया को दे दी गई और बाद में उन्हीं तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया गया। ल्यूमिनॉल टेस्ट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जहां ऐसे जगहों पर ल्यूमिनॉल का यूज करके खून के ट्रेसेस का पता लगाया जाता है जहां हमारी आंखें देख नहीं पाती। इस टेस्ट से खून के धब्बों का आसानी से पता लगाया जा सकता है, भले ही चाहे वहां से खून को अच्छी तरह से साफ कर दिया गया हो। ल्यूमिनॉल टेस्ट की मदद से जुआन के घर के सतहों पर खून के धब्बे पाए गए, जिसमें उसके बिस्तर, फर्श, दीवारें, किचन, बाथरूम, लॉन्ड्री रूम, साथ ही कैंची, बैग और कुछ बर्तन भी शामिल थे। उसके घर पर इतने सारे सबूत मिलने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स और पब्लिक के मन में कोई डाउट नहीं रह गया था कि ब्लैंका के लापता होने में उसका हाथ है। जुआन का वकील उसे डिफेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि घर पर पाए गए ब्लैंका के पर्सनल आइटम्स पर खून के निशान चीख कर सारा खुलासा कर रहे थे। ब्लड और हेयर सैंपल्स के डीएनए का रिजल्ट आना अभी बाकी था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने काफी हो गए थे कि 17 नवंबर की दोपहर में जुआन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है, जो ब्लैंका के लापता मामले में प्रमुख और एकमात्र संदिग्ध था। हालांकि जुआन उसके नाम का वारंट निकलने से पहले ही भाग चुका था। उसके भागने के बाद स्थिति और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब इन्वेस्टिगेटर्स को यह पता चला कि जुआन का एक जुड़वा भाई भी है। इस बात से ब्लैंका के परिवार और इन्वेस्टिगेटर्स के बीच चिंता बढ़ गई कि वो अपने जुड़वा भाई की नकल कर सकता है, जिससे असली अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग जाएगा। लकीली बाद में उसी दिन जुआन पाब्लो को पुलिस ने दक्षिण के एक जिले विला अल सल्वाडोर के एक हिस्से से अरेस्ट कर लिया। वो एक घर में था जहां वो अपने नए गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था।
गिरफ्तारी के दौरान अधिकारियों ने वान से यह जानने के लिए पूछताछ की कि क्या उसे अपने खिलाफ अरेस्ट वारंट के बारे में पता था, जिससे उसने साफ इनकार कर दिया। उसने फिर से ब्लैंका के लापता होने में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार कर दिया। फिर उसे नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के मुख्य कार्यालय में ले जाया गया और शुरुआती 72 आवर्स की हिरासत में रखा गया। जुआन पाब्लो का जीवन अब नेशनल मीडिया में बातचीत का मुख्य विषय था। पूछताछ के दौरान उसने अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को खारिज किया और कहा कि उसका ब्लैंका से कोई लेना देना नहीं था और वो उस क्षेत्र के आसपास भी नहीं था जहां वो गायब हुई थी। अदालत में उसने कहा कि यह केस उसके परिवार और उसकी पढ़ाई को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने खुद को निर्दोष बताया। उसने ब्लैंका के परिवार के लिए शांति की कामना की और कहा कि पुलिस को असली अपराधी का पता लगाना चाहिए। इस केस में तब एक और डिस्टर्बिंग मोड़ आया जब इन्वेस्टिगेटर्स को वान के टिकटॉक अकाउंट पर मानव अंगों, विशेष रूप से पेट, पैंक्रियास और ब्रेन को दिखाते हुए कई सारे वीडियोस मिले। बिल्कुल वही अंग जो समुद्र तट पर मिले शव से गायब था। जो पहले से ही एक भयानक अपराध था, अब ऐसा लग रहा था कि इसमें अंग तस्करी भी शामिल हो सकता है। मीडिया ने एक मेडिकल प्रोफेसर का भी बयान जारी किया, जिन्होंने मानव अंगों का व्यापार करने की कोशिश के लिए वान को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल करने की मांग की थी। इस सिक्योरिटी फुटेज में जुआन पाब्लो को उस दिन केमिकल क्लीनिंग सप्लाईज खरीदते हुए देखा जा सकता है, जिस दिन उसने घटना स्थल से दूर अपने दूसरे घर पर होने का दावा किया था। उसकी आखिरी गूगल सर्च हिस्ट्री मोबाइल फोन को रीसेट करने के तरीके के बारे में थी, जिससे पता चलता है कि वो किसी डिवाइस का डेटा मिटाना चाहता था। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि वान नवंबर में मंडे 7, ट्यूसडे 8 और वेडनेसडे 9 को अपनी बायोलॉजी क्लासेस से एब्सेंट था। ये तारीखें उन दिनों से मैच करते थे जब ब्लैंका के जीवन के आखिरी सबूत पाए गए थे। मेरे लिए यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है कि वान ने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी। वर्षों से वो एक महिला के अंगों को निकालना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसने वर्षों पहले ऑनलाइन प्यार का खेल शुरू किया था। फिर उसे अपना देश, अपना दोस्त और अपना परिवार, अपनी पूरी सुरक्षा छोड़कर अपने साथ अकेले रहने के लिए मजबूर करना और आखिर में उसे हमेशा के लिए लापता कर देना। कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये मेरे सोच के बाहर है। इस घिनौने अपराध में उसका एक साथी भी था, जिसका नाम है एडिसन अमीर फ्लोरस, जिसके पास एक कार्गो मोटरसाइकिल थी। 7 नवंबर की शाम को दोनों को क्राइम सीन के पास एक स्थानीय दुकान से 8 बड़े बीन बैग, सिगरेट के 2 पैकेट और बिस्किट खरीदने के लिए बाइक का यूज करते देखा गया था। आधे घंटे बाद वान ने अपने मकान मालिक को इन्फॉर्म किया कि उसने बिल्डिंग के हॉलवे पर एक मोटरसाइकिल पार्क की है। अगले दिन उसने डिसइंफेक्टेंट खरीदे और बाद में अपनी यूनिवर्सिटी में क्लासेस जाना बंद कर दिया। हालांकि एडिसन ने इन चीजों को स्वीकार किया, लेकिन उसने हत्या की किसी भी जानकारी से इनकार किया और इस वक्त तक वान के खिलाफ इस केस में 60 से अधिक पुख्ता सबूत मिल चुके थे। सबूतों के भारी बोझ के सामने वान ने फैसला किया कि अब उसके सफाई देने का समय आ गया है। उसने स्वीकार किया कि अपराध के समय वो हाउचो शहर में था। वान ने कहा कि वो 6 नवंबर को उस कमरे में पहुंचा जहां वो ब्लैंका के साथ रहता था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। यह उसके दोस्त द्वारा पुलिस को दिए गए बयान से बिल्कुल अलग था। वान ने पहले दिन से ही पुलिस के साथ अपने सहयोग पर जोर दिया था। उसने अपनी जेल के अंदर के कंडीशन के बारे में भी शिकायत की, जिसमें अपराधियों के बगल में फर्श पर सोना और नहीं नहा पाना शामिल है। हालांकि इन बयानों ने अदालत की राय पर कोई असर नहीं किया। 22 नवंबर को जुआन पाब्लो को ब्लैंका अरालानो की हत्या के मुख्य संदिग्ध के रूप में 9 महीने के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। एक पत्र में वान ने एक्सप्रेस किया कि वो नहीं चाहता कि उसके परिवार को और अधिक तकलीफ सहना पड़े या उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए। उसकी डिफेंस टीम ने उसकी रिहाई के लिए अपील दायर की, यह तर्क देते हुए कि उसके खिलाफ जो सबूत अब तक मिले हैं वो काफी नहीं है उसके ब्लैंका के कत्ल के आरोप को साबित करने के लिए। लेकिन जज ने उनके तर्क को खारिज करते हुए उसके आरोपों को बरकरार रखा। 23 नवंबर को ब्लैंका के परिवार ने उसकी भतीजी कार्ला के ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ब्लैंका को याद करते हुए
ये कंफर्म किया कि हाचो में समुद्र तट पर मिला हुआ शव उसकी चाची का ही था। उन्होंने पेरू की सरकार से ये अपील किया कि ब्लैंका को जल्द से जल्द न्याय मिले और उसके कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आखिरकार 10 महीनों के कानूनी दांवपेचों के बाद 12 सितंबर 2023 को पेरू की कोर्ट ने जुआन पाब्लो को 35 इयर्स की सजा सुनाई। जेल की सजा के अलावा अदालत ने जुआन को पीड़ित परिवार वालों को 50,000 सोल का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। क्या जुआन की सजा आपके मुताबिक उसके अपराध को जस्टिफाई करता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। मैं फिर आऊंगा अगली बार एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।